नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को सूचना मिल गई होगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने टीजीटी और पीजीटी के लिए हिंदी विषय के लिए अपना सिलेबस जारी कर दिया है। तो जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है, आइए हम साथी बिना एक भी मिनट का समय गंवाए तुरंत ये देख लेते हैं कि क्या कुछ बदला है, कुछ नया जुड़ा है, कुछ पुराना हटा है। आप सबकी जिज्ञासा थी कि सर जो है नए सिलेबस को हम लोगों को अपडेट कराइए। तो आइए देखते हैं। तो अगर नए सिलेबस की मैं बात करूं, हिंदी में प्रवक्ता का ये है सिलेबस। पहले ये ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग कि ये पीजीटी का सिलेबस है। ये किसका सिलेबस है बेटा? ये सिलेबस है पीजीटी, मतलब प्रवक्ता का सिलेबस है। इसके बाद हम टीजीटी के सिलेबस पर एक ही वीडियो में हम दोनों सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। तो पीजीटी के सिलेबस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा रहता है वही है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल, नामकरण, प्रवृत्तियां, भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं, भक्ति काल की धाराएं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, चारों शाखाओं की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिकाल, नामकरण, प्रवृत्तियां, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, गीत, नवगीत, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि रचनाएं, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों सुक्तियों, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों सुक्तियों लेखकों के नाम। मतलब अगर हम मोटा मोटा काव्य की बात करें हिंदी साहित्य इतिहास में तो कोई परिवर्तन नहीं है। जो हमारा पुराना पाठ्यक्रम था, जो पुराना सिलेबस था, वही सेम टू सेम है। जो आप पढ़ते थे वही पढ़ना है। अब हम थोड़ा गद्य पर आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या गद्य में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो अगर हम गद्य साहित्य की बात करें बेटा, तो देखिए गद्य साहित्य में गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, गद्य की नवीन विधाएं जैसे जीवनी, यात्रावृत्त, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, व्यंग्य, इंटरव्यू, बाल साहित्य, न युग प्रवर्तक लेखकों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएं। एक चीज यहां जो मैं बता रहा हूं, ये बात पहले बहुत स्पष्ट नहीं आती थी। बाल साहित्य ना, हम लोग जब पढ़ते थे, पढ़ाते थे, तो उसी में हम लोग बाल साहित्य को पढ़ा लेते थे। बाल साहित्य अलग से नहीं लिखा रहता था पाठ्यक्रम में, पर यहाँ बाल साहित्य अलग से लिखा है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बाल साहित्य अलग से पढ़ना है। अब हम वहां पढ़ाते समय बताएंगे बाल साहित्य क्या है, कौन कौन है। पत्रकारिता आ गया, पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशन, प्रकाशन वर्ष, संपादक। काव्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य लक्षण, काव्य भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्तियां। अब देखो, एक बात अब यहां आपके दिमाग में आएगी कि सर मुझे एक चीज आप बताइए कि इसमें तो कहीं संप्रदायों के नाम नहीं है। भाई हमने रीति संप्रदाय पढ़ा, हमने गुण संप्रदाय पढ़ा, हमने वक्रोक्ति संप्रदाय पढ़ा, हमने सारे संप्रदाय पढ़े, इसमें कहीं संप्रदायों के नाम नहीं है। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, ये जो भारतीय काव्य शास्त्र लिखा है, ठीक है कि इन्होंने संप्रदायों के नाम अलग से नहीं दिए हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप संप्रदाय थोड़े थोड़े से होते हैं पढ़े रहिएगा। पहली बात तो कोई भी प्रश्न अलग से बनेगा, इतर बनेगा, तो आपको वहां लाभ मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि काव्य लक्षण, काव्य भेद, ना, काव्य लक्षण, काव्य भेद। अब यहां इस तरह से अगर देखा जाए तो इन्होंने न काव्य हेतु दिया है, न काव्य प्रयोजन दिया है। भाई केवल काव्य लक्षण दिया है, मतलब काव्य की परिभाषा और काव्य के भेद जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ न काव्य हेतु दिया है, न काव्य प्रयोजन दिया है। तो भाई इसका मतलब है कि या तो हम मान लें कि काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और जितने संप्रदाय हैं वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं,
काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और जितने भी संप्रदाय हैं वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप चाहें तो उन्हें स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यहां सिलेबस में स्पष्ट नहीं लिखा है। रस है, छंद है, अलंकार है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, शब्द शक्तियां हैं। इसके बाद भाषा विज्ञान में हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की ध्वनियां, हिंदी की शब्द संपदा, ये इतना आपका जो है भाषा विज्ञान में है। इसके अलावा व्याकरण में संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम, वर्तनी संबंधी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी, भिन्नार्थक, विराम चिन्ह, मुहावरा, लोकोक्ति, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय और उपसर्ग। अब इसमें वाक्य का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें जो है वाक्य का कहीं जिक्र नहीं है, क्रिया विशेषण का कहीं जिक्र नहीं है, इसमें आपका जो है कई चीजें हैं। तो जितना दिया है बस आप उतना ही पढ़िए, यही आपके लिए फायदेमंद है। संस्कृत में भवभूति, भारवी, माघ, भास, बाण, श्रीहर्ष, दंडी, मम्मट, भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर और जयदेव। देखिए पहले क्या था बेटा, विश्वनाथ और राजशेखर ये दो लोग अस्पष्ट नहीं रहते थे लिखे, लेकिन अब इन्होंने विश्वनाथ और राजशेखर को भी वहां स्पष्ट रूप से जोड़ दिया है। पहले भवभूति, भारवी, माघ, भास, वाण, श्रीहर्ष, दंडी, मम्मट, भरत मुनि, जयदेव। अब इसमें कालिदास जी का नाम कहीं नहीं है, इसमें कालिदास जी का नाम कहीं नहीं है, इसका मतलब कालिदास जी को सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, कालिदास जी को सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। बाकी तो मोटे मोटे सब लोग हैं। इसमें एक लोग और नहीं दिख रहे हैं जो पहले हम लोग पढ़ते थे, दंडी। अच्छा ये हैं बेटा, क्षमा करें, ये कालिदास यहां लिखा है, हो देखो हम तो बहरे ही कर दिए थे यार माफ करना, कालिदास दंडी ये हैं, दंडी है, पूरा वही है, बस संस्कृत का सिलेबस सेम है, बस विश्वनाथ और राजशेखर अलग से जोड़ दिए गए हैं। तो देखो हिंदी साहित्य इतिहास का पाठ्यक्रम बिल्कुल सेम है। काव्य काव्य शास्त्र में काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और संप्रदाय ये नहीं है। तो आप चाहें तो अपने पढ़ने में काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और संप्रदायों का परिचय जो है इसे स्किप कर सकते हैं इनके सिलेबस के अनुसार, क्योंकि यहां केवल काव्य का लक्षण है, काव्य का भेद है और रस, छंद, अलंकार है, काव्य गुण है, काव्य दोष और शब्द शक्ति, बस इतना ही। तो पाठ्यक्रम कम हुआ है। संस्कृत व्याकरण की अगर मैं बात करूं, संस्कृत में तो सेम टू सेम है, विश्वनाथ राजशेखर नए जुड़ गए हैं। अगर मैं संस्कृत व्याकरण की बात करूं तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, परसर्ग, शब्द रूप। देखिए अब ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया है, इस बात को मैं बहुत बहुत तारीफ करता हूं। इन्होंने शब्द रूप में स्पष्ट लिख दिया कि भैया देखो, आत्मने जगत सरित बालक हरि असमद युष्मद, केवल आपको 7 शब्द रूप पढ़ना है, 8वां कोई नहीं पढ़ना। अब जो जिनका रूप कमजोर था यह सातों धई के रट के बहाए गया राज्य, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान बालकम, अब एकदम रट दीजिए ना, क्योंकि मुझे पता है, देखो मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है जितने जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसमें 80% नहीं 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिंगल कॉम्बिनेशन बनाया होगा, कॉम्बिनेशन बनाया होगा। हाँ, अब वो कॉम्बिनेशन बनाने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो है उनका संस्कृत कितना तेज होता है वही जानते हैं। तो इसलिए ये काम इसकी मैं बहुत सराहना करूंगा कि पहले क्या रहता था, केवल लिख दिया रहता था शब्द रूप, धातु रूप। अब हमें ये पता नहीं होता था, हम अंधेरे में होते थे कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े। पर अब यहां कंफर्म है कि हमें 4 3 7 शब्द रूप पढ़ना है, तो सातों रट दीजिए। धातु रूप जो होता, स्था, पा, गम, पठ, हस, धातु ना, केवल परस्मय पदी रूप। तो देखो ये तो पहले भी इतना ही था, पर हां
आत्म देखो धातु रूप दो तरह के होते हैं, एक आत्मनेय पद होता है, एक परस्मय पद होता है। तो पहले भी सिलेबस में परस्मय पद ही था, आत्मनेय पद रूप कभी रहा ही नहीं टीजीटी में ना पीजीटी में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इन्होंने जो है फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5 आपको केवल 5 धातु रूप पढ़ने हैं और 7 शब्द रूप पढ़ने हैं। तो रट के बहा दिया भैया, हो हमारे एक सलाह मान लिया भैया। बाकी ये यहां जो सिलेबस था व्याकरण का सेम वही है, संस्कृत का सिलेबस सेम है। विश्वनाथ और राजशेखर दो लोग अलग से जोड़ दिए गए हैं स्पेशली। हिंदी साहित्य इतिहास का सिलेबस सेम है। भाषा विज्ञान में जो लगभग यही पाठ्यक्रम था ना, काव्य शास्त्र में जरूर कुछ इन्होंने कम किया है। पहली बात तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र को बिल्कुल शून्य बटा नील बटा सन्नाटा कर दिया है। इसलिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अब आपको लोंजाइनस या अरस्तु या प्लेटो किसी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उनको खत्म कर दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। दूसरी चीज यह है कि अब आपको भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण है केवल, न काव्य हेतु है, न काव्य प्रयोजन है, न संप्रदायों का परिचय है, न आचार्यों का परिचय है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4-5 पॉइंट आप नोट कर लीजिए जो मैंने बताया, इसे स्किप कर सकते हैं आप। तो ये रहा बेटा प्रवक्ता का सिलेबस। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़ना है। भारतीय काव्य शास्त्र में क्या क्या छोड़ सकते हैं वो मैंने बता दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास सेम टू सेम है, संस्कृत सेम टू सेम है, राजशेखर विश्वनाथ जुड़ गए हैं। धातु रूप में इन्होंने बहुत अच्छा किया, फिक्स कर दिया शब्द रूप धातु रूप। और बाकी संस्कृत का व्याकरण वही है, रचनाकार वही हैं, बस दो लोग नए जुड़ गए हैं। ठीक है, व्याकरण में वाक्य का कहीं उल्लेख नहीं है, क्रिया विशेषण का कहीं उल्लेख नहीं है, तो आप चाहें तो इन चीजों को छोड़ सकते हैं। बाकी व्याकरण भी लमसम वही है। जो थोड़ा बहुत परिवर्तन है वो यही है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र नहीं है, भारतीय काव्यशास्त्र को बहुत सीमित कर दिया गया है, बहुत कम कर दिया गया है। अब हम आ जाते हैं टीजीटी के सिलेबस पर, कि हम ये देख लेते हैं कि टीजीटी के सिलेबस में जो है टीजीटी के सिलेबस में क्या परिवर्तन किया गया है ना। टीजीटी, अगर हम टीजीटी के सिलेबस की बात करेंगे बेटा, तो देखिए टीजीटी का ये हिंदी का सिलेबस है, और इसमें आप जो है टीजीटी के सिलेबस की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको हिंदी साहित्य इतिहास में वही चीजें हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, सूफी साहित्य, राम शाखा, कृष्ण शाखा, सब वही, रीतकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। इसका मतलब काव्य में बिल्कुल वही पढ़ना है जो पहले आप पढ़ते थे। गद्य में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य न, ये सब वही पढ़ना है जो पहले आप पढ़ते थे। हाँ देखो, अब प्रवक्ता और टीजीटी में एक अंतर है, क्या कि वहां जो है गद्य में आप ये देखिए कि यहां आत्मजीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्त है, गद्य काव्य है। इसमें रिपोर्टाज नहीं है, रिपोर्टाज नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। वहां इंटरव्यू भी था, रिपोर्टाज भी देख लेना आप, मुझे ध्यान आ रहा है ना, इंटरव्यू भी था। तो थोड़ा सा लघु गद्य विधाओं में प्रवक्ता में एक दो टॉपिक ज्यादा हैं, हिंदी में एक दो टॉपिक कम हैं। जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ रिपोर्टाज का उल्लेख नहीं है, यहाँ जो है इंटरव्यू या साक्षात्कार का जो है वो नहीं है ना। अच्छा, एक मजे की बात आप देखिए, बाकी तो लगभग वही है, तो थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप काव्य शास्त्र में आ जाते हैं तो रस के अवयव, रस के भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की बोलियां, भाषाएं, शब्द संपदा, ध्वनियां, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि का मानकीकरण, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, व्याकरण में लिंग है, वचन है, कारक है, संधि है, समास है, वर्तनी है, वाक्य शुद्धि है, शब्द रूप है, पर्यायवाची है, विलोम है ना। देखो, अब एक सबसे मजे की बात आप देखिए कि अगर काव्य शास्त्र के नाम पर टीजीटी में देखा जाए तो केवल काव्य गुण और काव्य दोष हैं बस, बाकी तीसरा कुछ है ही नहीं। ना काव्य हेतु है,
न काव्य प्रयोजन है, न न काव्य हेतु है, न काव्य प्रयोजन है, न संप्रदायों का परिचय है, न न संप्रदायों का परिचय है, न कुछ नहीं है। केवल काव्य है, काव्य गुण और काव्य दोष, दो चीज है बस, और कुछ है ही नहीं, जो केवल टीजीटी दे रहे हैं। केवल काव्य गुण काव्य दोष, बाकी जो है भाषा विज्ञान लगभग वही है। बोलियां, भाषाएं, शब्द संपदा, ध्वनियां, देवनागरी लिपि, मानकीकरण, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, उसकी त्रुटियां, उसके सुधार, तो ये जो है ये लगभग वही है। संस्कृत में है भास, कालिदास, भवभूति, भारव, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, मतलब संस्कृत के भी रचनाकार कम हैं, वहां ज्यादा थे। वहां राजशेखर थे, विश्वनाथ थे, और भी लोग थे। तो वहां ये हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग, अनुवाद। अब देखिए यहां इन्होंने फिर वही काम कर दिया, जो काम पहले हुआ था सेम वही काम इन्होंने फिर कर दिया। काम इन्होंने ये गड़बड़ किया कि यहां केवल शब्द रूप और धातु रूप देकर के छोड़ दिया, शब्द रूप और धातु रूप देकर के छोड़ दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अब यहां हमें फिर हवा में लटका दिया गया। अब हमें प्रवक्ता में ये काम बहुत अच्छा था कि भाई मैंने बताया 7 शब्द रूप थे और 4-5 धातु रूप थे, बस वही उतना पढ़ना था। यहां भी इनको ये काम करना चाहिए था, शब्द रूप धातु रूप अलग अलग कर देना चाहिए था कि ये शब्द रूप, ये धातु रूप। खैर अपने ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। और जो है अनुवाद है, तो अगर देखा जाए ईमानदारी से, तो टीजीटी का सिलेबस तो बिल्कुल आधा हो गया। काव्य शास्त्र खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। काव्य शास्त्र में कुछ बचा ही नहीं, केवल काव्य गुण काव्य दोष बचा। ठीक है, तो काव्य शास्त्र तो पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद भाषा विज्ञान लमसम उतना ही है, कम ही हो गया, ज्यादा नहीं रहा। संस्कृत साहित्य उतना है, व्याकरण लगभग वही है, ये सब चीजें हिंदी साहित्य इतिहास है। सबसे ज्यादा जो परिवर्तन हुआ वो भारतीय काव्य शास्त्र में हुआ, पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों में से कहीं नहीं है। और भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे ज्यादा परिवर्तन, लगभग काव्य शास्त्र को खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पाठ्यक्रम रहा। अब देखिए बहुत से बच्चों का कमेंट आएगा कि सर मैं इंटर में संस्कृत है, हमारा इंटर में नहीं। इस पर हम आगे बात करेंगे, प्लीज यहां ये कमेंट की जरूरत का वो नहीं है। यहां मैं केवल आपको लेटेस्ट जो सिलेबस आया है वो मैंने आपको दिखा दिया कि देखिए ये पाठ्यक्रम है, ये यही चीजें पढ़नी है। प्लीज इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर के या अच्छे बच्चे की तरह अपने नोटबुक में सबसे ऊपर लिख करके रख लीजिएगा। जो पाठ्यक्रम है उतना ही पढ़िए, सिलेबस कम कर दिया गया है। कारण है कि अब 90 नंबर का ही, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 90 नंबर का ही सब्जेक्ट आएगा, 30 नंबर का जीएस आएगा। तो जो जीएस का पोर्शन एक्स्ट्रा जुड़ेगा उसके कारण पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रवक्ता में बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुआ है, पर टीजीटी में तो बहुत कम हो गया, पाठ्यक्रम बहुत कम हो गया है। ये मान लीजिए कि लगभग 30% सिलेबस खत्म हो गया है। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग चलिए, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर आपसे कुछ और बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।